खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हिंदू महासभा अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ उतर आई। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने 2019 से पहले पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि गाय की हिफाजत और राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने हिंदुओं को धोखा दिया है और पार्टी को इसकी कीमत अब लोकसभा चुनावों में चुकानी पड़ेगी। दरअसल बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि देश के अलग अलग सूबों में लोगों के इमोशंस का ध्यान रखते हुए गोमांस पर बैन नहीं लगाया जा सकता है। उधर उल्टे जमीयत उलेमा हिंद और दूसरी मुस्लिम तंजीमें गोमांस पर बैन और गाय को कौमी जानवर बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर गौरक्षा के नाम पर हुई गुंडागर्दी और मुसलमानों के साथ भेदभाव के मसले को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने आज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने और देश को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले नेताओं के नफरत भरे बोल पर पाबंदी की मांग की। बड़ा सवाल यह है कि गाय क्या वोट देने का जरिया रह गई है सिर्फ, और नेताओं के नफरत भरे बोल, इन पर पाबंदी आखिर कब लगेगी? इसी पर करेंगे आज बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सियासी जानवर या कौमी जानवर, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी अब और नहीं। उलमा ने किया मुतालबा, गाय को मिले कौमी दर्जा। पूरे मुल्क में गाय के गोश्त पर पाबंदी क्यों नहीं? क्या वोट देने का जरिया भर रह गई है गाय? गाय के तहफ्फुज के नाम पर मुल्क में खेला गया खेल। जिस गाय के नाम पर मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी इख्तदार में आई, वो गाय भी जुमलों का शिकार हो गई। ना तो गाय को तहफ्फुज मिला और ना ही गौकशी पर ही पाबंदी लग सकी। अब भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बीफ पर पाबंदी नहीं लग सकी है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बीफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पूरे देश में गोवंश आने वाले हैं। ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जन संवेदनाओं को साथ में लेकर हम गौवंश पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं अब ऑल इंडिया हिंदू महासभा बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। हिंदू महासभा के सदर चक्रपाणी महाराज का कहना है कि बीजेपी ने गाय का तहफ्फुज और राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं के साथ धोखा किया है। इसके बरक्स जमीयत उलमा हिंद ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए और कानून साजी के जरिए मुल्क भर में गौकुशी पर पाबंदी आयद की जाए। आप कानूनी एतबार से गाय को महफूज कर दीजिए, और महफूज होने के लिए मतलब ये है कि आप एक कानून बनाइए, और वो कानून ये है कि आपने जिस तरीके से मोर को और कुछ और सूबों के अंदर मुख्तलिफ जानवरों को नेशनल जानवर माना है, आप इसी तरीके से गाय को भी नेशनल जानवर मानिए। इसका नतीजा ये होगा कि गाय भी महफूज रहेगी और आदमी की जान भी महफूज रहेगी। वहीं गौरक्षा के नाम पर मुल्क में मॉब लिंचिंग के मामलात, मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक व मुल्क को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले लीडरों के नफरत भरे बयानात के खिलाफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। देखिए, हमने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है। हमारे दो मोटिव थे। एक ये था कि मुसलमानों पर जो अत्याचार लव जिहाद के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरे हमने एक मुद्दा ये भी उठाया साथ साथ कि दलितों को भी साथ में जातिवाद के नाम पर जोड़ लिया गया है। उनके साथ भी जो सहारनपुर में घटनाएं हुई है और दूसरी जगहों पर घटनाएं हुई, उन घटनाओं को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेकर उन पर काम किया जाए। क्योंकि आज देश में नफरत का ऐसा वातावरण फैलाया जा रहा है, देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं की जा रही हैं ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ न रह सकें। ये देश के लिए कहीं न कहीं हानिकारक है। एक तरफ अक्सरियती तबके से गाय के तहफ्फुज का वादा, तो वहीं दूसरी जानिब दिगर रियासतों में वोट बैंक की लालच में बीफ पर छूट। बीजेपी का हिंदू अवाम से धोखे से कम नहीं, तो वहीं मुल्क में गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद और वोट बैंक की सियासत, गाय की आप सिर्फ वोट देने का जरिया बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आज इसी सवाल पर होगी बातचीत कि आखिर नेताओं के नफरत भरे बोल पर पाबंदी कब लगेगी और गाय क्या इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जानवर बनकर रह गई है। यह है हमारा आज का सवाल। इस डिबेट के आज के सवाल के दो अहम खास किरदार हैं। पहले हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, जिन्होंने आज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और
मुसलमानों के साथ भेदभाव के मसले को इस बातचीत में उठाया है, नेताओं के नफरत भरे बोल का जिक्र किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही। और दूसरे अहम किरदार हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, जिन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ लाइव हैं। बाकी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, राजीव पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। साथ ही साथ श्रीराज नायर साहब विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। आशु मोंगिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय गोरक्षा दल से जुड़े हुए हैं, गोरक्षा सेना से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष हैं। और मोहम्मद अब्बास साहब, जो कि मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, इस बहस की शुरुआत में आपसे करूंगा। सीधे सीधे आपने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा यह है कि गौरक्षा पर जो वादा था वो नहीं निभाया गया, राम मंदिर को लेकर जो वादा था वो नहीं निभाया गया, हिंदुओं के साथ धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी 2019 में। इस बयान का क्या मतलब है? समीर जी देखिए, हिंदुओं के लिए तो एक शेर है कि एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। हिंदुओं ने बड़ी और बहुसंख्यकों ने, राम भक्तों ने, गो भक्तों ने बड़ी आशा और विश्वास से 2014 में सबने मिलकर समर्थन दिया था। हमसे भी वादा किया गया था कि अगर साथ दीजिए तो सरकार पूर्ण बहुमत की आती है तो राम मंदिर बनाएंगे, गोरक्षक केंद्रीय कानून बनाएंगे। लेकिन जिस प्रकार के सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी का और पार्टी का और सरकार की जिस प्रकार से गोरक्षा पे खास तौर से उदासीनता रही है, उसको देखते हुए बहुत ही पीड़ा। आज 4 वर्ष हो गए, पूरे देश से हम लोगों को फोन आता है, कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं कि अभी भी गो हत्या हो रही है। अब देखिए, इन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है वहां पे, अरे सरकार तो केंद्र में भी है, पूरे देश में आपकी सरकार है और केंद्रीय कानून बनाने की बात हुई थी, लेकिन आप प्रदेश स्तर पे कर रहे हैं। तब तो ये होगा कि जिस प्रदेशों में गौ है, मान लीजिए आपने वो कानून बना दिया, जिस पे नहीं है तो वहां से गौएं उठ के जाएगी, वहां पे कटेगी। तो ये तो कहीं ना कहीं आप गौ को माता नहीं मानते, गाय को पूजनीय नहीं मानते, इसलिए जहां पे वोट मिलेगा काटने से तो वहां गौ कटवा दे रहे हो और जहां पे वोट मिलेगा कि बचाने से वहां बचाने की बात करते हो। तो ये तो कोई विचार और सिद्धांत तो दलील तो यही दी गई ना चक्रपाणी महाराज, दलील तो यही है कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा। जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, यानी गोवा में लोग चाहते हैं तो वहां पर गोमांस खाने की इजाजत होगी, गाय को काटने की भी इजाजत होगी, लेकिन दूसरे स्टेट्स में जैसे नॉर्थ इंडिया में वहां पर नहीं होगी। मतलब तो यही है ना सीधे सीधे। समीर जी, 7 नवंबर 1966 को पूज्य करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में ही संसद पे वो हुआ था। संतों ने 7 से 8 लाख संत उस समय आए और पूरे गोभक्त आए थे। उस समय गोलियां चली थी, मुरारजी देसाई गृह मंत्री थे, वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और मैं आपको बताऊं कि कितने लोग मारे गए और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समय नेतृत्व कर रहे थे गोरक्षकों का। और ये आशा विश्वास थी कि जब बीजेपी सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से गोरक्षा केंद्रीय कानून बनेगी। और हम लोग स्वयं वादा किया गया था, बीजेपी ने स्वयं वादा किया था, अपने एजेंडा में भी दिया है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे। और गोरक्षा केंद्रीय कानून बन जाने से कहीं कोई गाय का बीफ पार्टी नहीं कर पाएगा, कहीं कोई गाय नहीं कटेगी, कोई अराजक तो गाय मांस दिखा करके और किसी की भावना को नहीं भड़काएगा। और आज ये देखिए कितनी वो अच्छी बात है कि आज सबसे पहले तो मैं जमीयत उलेमा हिंद को मैं बधाई देता हूं कि उनके नेताओं भी आगे आकर के वो कह रहे हैं कि कानून बना दो, राष्ट्रमाता घोषित कर दो, लेकिन सरकार पूरी तरह उदासीन है। आखिर निश्चित रूप से आप ये देखो, कहीं ना कहीं गौ के नाम पे सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। ठीक बात, मैं समझ गया श्रीराज नायर साहब। तो इसका मतलब जो चिंता, जो दर्द चक्रपाणी महाराज का है, क्या वो विश्व हिंदू परिषद का भी है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं इस मसले पर, या कुछ दर्द है आपको? कुछ नहीं, हमें बहुत पीड़ा है और हम अपने एजेंडा पे कायम है। गौ गंगा इस देश की संस्कृति, और हम तो चाहते, हम पूरे देश में गौ हत्या, गौ तस्करी पर पाबंदी चाहते हैं और कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। हम तो लगातार
कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। इस देश के कोने कोने में लड़ रहे हैं, लेकिन जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तब भी आप ये हल्ला करते थे, तब भी आप ये मांग करते थे। उस वक्त भी नहीं सुनी गई आपकी, अब भी नहीं सुनी जा रही है, ये माना जाए। हाँ, तो जब बिल्कुल नहीं। आज देखिए पहले के मुकाबले में अब जैसे पिछले कई वर्षों से गौ तस्कर धार हथियार लेकर के गौ रक्षकों पर अटैक करते थे, उसमें भारी कमी आई है। एक डर का वातावरण आ गया है। ये जो स्मगलर्स है, ये जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस है, उनके मालिकों के अंदर डर आ गया है और यह हम पूरी तरह से बंद करवा के, जब तक गौ हत्या गौ तस्करी इस देश में पूरी तरह से बंद नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार चाहे किसी की भी हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप तो फिलहाल चैन से ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं ना नायर साहब। बात सेंट्रल कानून की थी, अब हो क्या रहा है, हम उल्टी गंगा बहती हुई देख रहे हैं। आपको किसने? जमीयत उलेमा हिंद हो गए, तमाम मुफ्ती मौलाना हो गए, उलेमा हो गए, वो लोग मांग कर रहे हैं कि भाई इसे नेशनल पशु का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गौमांस पर पाबंदी लगाई जाए। बिल्कुल फतवे जारी हो रहे हैं, लोग ऐलान कर रहे हैं कि भाई कोई भी मुसलमान जो है वो गाय के मीट से दूर रहे। लेकिन उल्टे सरकार कोई सेंट्रल कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, अगर वो ईमानदारी से आप नहीं सुनिए, अगर मौलाना उलेमा अगर ये ईमानदारी से अपने कौम को समझाए तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, आप ये समस्या यहाँ का जड़ ये है कि उलेमा आपकी जानकारी कम है ना फिर नायर साहब, पूरी तरह से जानकारी कम है ना, आप वही पुरानी मानसिकता लेकर चले आ रहे हैं। नहीं, अब ये मेंटालिटी चेंज, जानकारी की बात नहीं है, ये देखो थोड़ा पढ़ा कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखो ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग है इस देश में, ये सियासी स्टेटमेंट है, मौलानाओं का सियासी स्टेटमेंट है ये। खाने वाले कितने लोग हैं, आप कौन लोग हैं, किन स्टेट्स में खाया जाता है, किन स्टेट्स में नहीं खाया जाता, कहां पर आपकी सरकार इंतजाम करवाती है। जितने अगर कमी पड़ी तो हम दूसरे स्टेट से मंगवा कर कमी पूरी करेंगे। तस्कर कौन रहे? देखिए हमारी सरकार ने यहाँ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बैठे हैं, मौलाना उलेमा अपनी कौम से कहें तो ये खत्म हो जाएगा। ये क्या बात? सुनिए, बिल्कुल सुन ही रहा हूं, बिल्कुल ये अपनी कौम को सही दिशा में ले नहीं जा रहे, ये हमेशा उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। अच्छा। सारे के सारे गैर कानूनी गतिविधियां करने में सरकार को सही दिशा में ले जा रहे हैं। जो मांग थी, जो आप लोग चीख कर मांग करते थे 10 साल के यूपीए शासन में, वो आवाज आज क्यों नहीं उठ रही? आज क्यों वीएचपी के होंठ सिल गए? आज भी जो बात चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं, सीना ठोक कर कह सकते हैं आप। मालूम जिस तरह से हम भी संघर्ष, हाँ मैं भी बोल रहा हूं, पूरे देश में गौ हत्या पे पाबंदी, गौ तस्करी पे बैन और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं सीना ठोक के बोल रहा हूं, ये इस बारे में कोई दो राय नहीं है। अरे आपको आपकी अपनी सरकार है ना भाई, गुजरात में हो, गोवा में हो, होनी चाहिए का क्या मतलब है? राष्ट्र भर में गौ हत्या पर ठीक है, हाँ तो अरे अपनी ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी, जो आपने आज लेटर दिया है राष्ट्रपति कोविंद को, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले अब ये जो जिक्र कर दिया है श्रीराज नायर साहब ने विश्व हिंदू परिषद के, वो कह रहे हैं मुफ्ती उलेमा मौलाना वो अपनी कौम को सलाह दें। मतलब क्या हो रहा है देश में, उस पर से बिल्कुल आंखें बंद कर ली गई हैं क्या? यहां तो यही हो रहा है ना कि उलेमा ही सलाह दे रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गौमांस पर पाबंदी लगाओ, नेशनल कानून बनाओ। हो गया आपकी, हो गई बात। अब सुनिए जी, एक हिंदू कवि का एक शेर है, ये क्या बारूद बिछा दी तुमने धरती पर, हाँ हम तो अमन का शहर बसाने आए थे। हाँ। सवाल ये है कि जमीयत उलमा हिंद की अपील, हाँ। और बार बार हम जैसे लोगों का भी टीवी पर चिल्लाकर ये कहना कि साहब गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए और पूरे हिंदुस्तान में गाय के मांस पर पाबंदी लगा दीजिए। आप भी ये मांग करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मैं मांग कि नेशनल एनिमल घोषित किया जाए और गौमांस पर पाबंदी लगाई जाए पूरे देश में। एसोसिएशन की तरफ से मैं मांग करता हूं कि बिल्कुल गाय के मांस पर पाबंदी लगे पूरे देश में, और नेशनल एनिमल का इसको दर्जा दे दिया, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं जुड़ी हुई, आस्था का मैटर है। ठीक है, बहुत अच्छी उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है, अभी राज नायर जी ने एक बात कह दी कि साहब ये गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा मैसेज हम कौम को देना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। क्या नेशनल एनिमल का दर्जा दिलवाना या गाय मांस का बंद होने का ऐलान करना ये गलत रास्ता दिख रहा है आपको? क्या हम भी कहें नहीं जबरदस्ती काटो और खाओ? आप यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कम से कम। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए
हमारे मोहम्मद साहब ने भी साफ तौर से ये कहा है कि गाय के मांस में बीमारी है, उसके दूध में शिफा है जी। और हर मुसलमान इसको कहीं ना कहीं लेकर चलता है, अमल करता है इस पर, और मुसलमानों को करना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हमारे हिंदू भाइयों की आस्था से वो जुड़ गया तो फिर भी हमें एहतराम करना लाजमी है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि हमारी देश की सरकार, आपने जैसे अभी जिक्र किया, मनोहर पर्रिकर ने ऐलान किया था कि अगर गोवा में गाय मांस की कमी पड़ेगी तो हम दूसरे स्टेटों से मंगाकर पूरी करेंगे। ये इनकी सरकार है। दूसरे, इनकी सरकार ये कहती है कि हम जन भावनाओं का ख्याल रखेंगे। अरे भाई, जब आपकी आस्था है, जब गाय को आप माता मानते हैं तो यूपी में भी माता है और गोवा में भी माता है, मणिपुर में भी माता है, मिजोरम में भी माता है, नागालैंड में भी माता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूपी में तो माता रहे और वहां जाकर कुछ और बन जाए। ये आस्था कौन सी आस्था है? फिर तो कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। हिंदू मुस्लिम जानबूझकर कराना चाहते हैं कि हिंदुओं को तो आजादी मिलेगी खाने की और मुसलमान को नहीं मिलेगी। ठीक है राजीव पांडे साहब, मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? चक्रपाणी महाराज जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और वीएचपी भी अब दबे अल्फाजों में वो बात कह रही है कि भाई सेंट्रल कानून बनाने की बात हुई थी कि गोरक्षा को लेकर एक कानून बनाया जाएगा, देश भर में गोमांस पर पाबंदी लगेगी। ये वादा खिलाफी क्यों की जा रही है? क्यों दिल तोड़ रहे हैं आप इतने लोगों का? समीर भाई, जो इशू है कि जब कोई भी कानून बनता है, अभी आपने देखा कि ट्रिपल तलाक बिल पे जहां हमारी पूरी हमारा बहुमत था लोकसभा में, वहां तो हमने पास करवा लिया, लेकिन वही कानून जब हम राज्यसभा में ले गए तो कांग्रेस जैसे जो हैं, जो लोकसभा में समर्थन करते थे, वहां विरोध किया। तो आज के डेट में, आज की तारीख में बीजेपी ने क्लियरली कहा हुआ है कि गो हत्या जो बंदी कानून है वो हमारे एजेंडे में है। लेकिन जब हम ट्रिपल तलाक का बिल नहीं पास करवा पाए क्योंकि वहां हमारी पूरी बहुमत नहीं है, तो सरकार सोच रही होगी कि किस तरीके से इसको लाया जाए। और अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हरियाणा में आई, महाराष्ट्र में आई, तो बहुत ही कड़े कानून बनाए। कांग्रेस इसके मुखालिफ होगी? एक एक करके। अरे भैया रुक जाओ, कौन हो? राजीव पांडे साहब, नहीं पांडे जी आपके अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि देश भर में गोमांस बैन करने का कानून नहीं लाने जा रही सरकार। यह उनकी पार्टी का एजेंडा नहीं है। अब कहां कुछ बात रह गई? देखिए, मैं जो कह रहा हूं ना समीर भाई, मेरी बात सुनिए। उन्होंने जो कहा है उसको आपको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जन भावना को देखते हुए, तो धीरे धीरे जनभावना ऐसी बन रही है कि लोग खुद चाह रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए, गो हत्या नहीं चलेगा। आप राजस्थान में देखिए, जो गौ तस्कर है उसको पुलिस इनकाउंटर कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में कंप्लीट बैन है, हरियाणा में कड़े कानून है, यूपी में बैन है, बिहार। अब देखिए कि इस विषय को सरकार चाह रही है कि किसी भी तरीके से सहमति से इस विषय को खत्म किया जाए। सरकार की ये इच्छा है और इसीलिए मैं अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट को इस तरीके से देखता हूं। लेकिन अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखें तो क्लियर है। और दूसरी बात, आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में अंबेडकर जी ने कहा था कि गोहत्या कानून होना चाहिए, गोहत्या बंदी कानून। आप एक जनमत क्रिएट करके गोहत्या के लिए के खिलाफ एक देश भर का कानून बनाइए। तो ये कोई इशू नहीं है। और मेरे हिसाब से नहीं पांडे जी, यही तो बात है। कह तो हर कोई रहा है, चक्रपाणी महाराज भी कह रहे हैं, मौलाना रशीदी भी कह रहे हैं, मदनी साहब भी कह रहे हैं, श्रीराज नायर भी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। ऐसी बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसी क्या मजबूरी है बोंगिया साहब? बढ़ रहा है। आप तो इतना काम करते हैं गौरक्षा का जमीन पर, क्या मजबूरी आपको नजर आ रही है? पांडे जी, 2014 के स्टेटमेंट के बाद में क्या 4 साल में अभी तक बढ़ रहा है? कितने कदम बढ़े आप लोग ये बताएंगे? बड़े कदम सिर्फ वो 2014 के बाद बताता हूं, शाह जी ने बयान दिया गोवा में पहले, ये बयान दिया कि केंद्रीय कानून नहीं बनेगा। पहला बयान उनका ये था, आप अपने न्यूज़पेपर्स ले लेना, पार्टी ऑफिस में मिल जाएंगे। पहली चीज तो उनका ये स्टेटमेंट आया। दूसरी चीज, आप आज ये कह रहे हैं कि इसको इस तरह देखे, इसको उस तरह देखे वाली बातें नहीं होती है। जिसकी मंशा हो वो बना के लाता। चलिए, ट्रिपल तलाक का अगर बिल पास नहीं हुआ, इसको कम से कम आप लेके तो आते। राज्यसभा में फेल होता, कोई बात नहीं, देखी जाती, एक बार लेके तो आते। जो कांग्रेस आज छाती पीट कर, और जो राहुल गांधी आज जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कड़ा कानून बनाया गया है। भी यही बात करते सब गोरक्षक कि भाई आप भी आगे बढ़ो, अगर बीजेपी ला रही है ये गोरक्षा बिल तो आप भी आगे आ जाओ। और दूसरी चीज,
जब बीजेपी एक चीज कह रही है या आप लोग एक चीज सुनाते हो कि जी जन भावना, तो भैया जन भावना के अंदर में अब कौन पीछे हैगा? मुस्लिम्स तो आपके सामने में खड़े हैं। दूसरी बात, नैयर जी ने एक चीज कही थी कि ये लोग मुफ्ती मौलाना ईमानदारी से आगे आए। मैं एक चीज पूछता हूँ, संघ का बनाया हुआ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, वो ईमानदारी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नायर जी वो बता दो। वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं गो हत्या बंद हो, तो कम से कम उनके हिसाब से उन पे ही विश्वास करके आगे बढ़ लेना चाहिए था, उनको ही आगे लेना चाहिए था। मैं धन्यवाद देता हूं चक्रपाणी जी महाराज जी को, जो आगे आए इस चीज के लिए और उन्होंने ये बात रखी सामने में। लेकिन कम से कम पार्टी को भी ये देखना चाहिए, इतने हिंदू लोग हैं जो वचन दिए हुए थे मोदी जी ने भी 2000 चुनाव से पहले, उनको निभाना चाहिए। क्या हुआ मोहम्मद अब्बास साहब, क्या आपको मजबूरी नजर आ रही है? वोट बैंक मजबूरी बन गया है क्या? अभी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इलेक्शंस भी हैं, तो ये फैसला ले लिया गया तो भारी पड़ जाएगा। इस्माइल मेल्टी साहब एक बड़े शायर गुजरे हैं। इस्माइल मेल्टी साहब एक बड़े शायर हैं हमारे भारत के। उनकी एक नज़म हम पढ़ते थे कि रब का शुक्र अदा कर मेरे भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों न पुकारे जिसने पिलाई दूध की धारें। गाय का सम्मान हमेशा हमेशा रहा, हजारों साल से रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गैया मैया को वोट देने की मशीन बना लिया है। जहां इसके खून बेचकर, इसका मांस बेचकर, इसके टुकड़े कर कर गोवा में, मेघालय में वोट मिलेंगे तो ये मैया के टुकड़े कर देंगे, और जहां किसी और के टुकड़े करके इसके नाम पे होंगे तो वहां वोट ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ताना बाना सिर्फ वोट के इर्द गिर्द है, उसका जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं, आम आदमी से कोई मतलब नहीं। आज चक्रपाणी महाराज जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, मगर मेरा मानना है और मैं जानता हूं बहुत सम्मान का नाम है चक्रपाणी महाराज का, और मुसलमानों में भी बराबर का सम्मान इनको मिलता है। ये किसी मुसलमान के नफरत का पात्र नहीं है, क्योंकि चक्रपाणी महाराज हमेशा जब बात करते हैं हक और इंसाफ करते हैं। हिंदुओं की बात करना या हिंदुओं की समस्या उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चक्रपाणी महाराज हमेशा और समुदाय की भी बातों का समर्थन किया है। आज सभी लोग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के मेरे साथी इसलिए नहीं कह सकते कि इन्होंने परवीन तोगड़िया जी का हश्र देख लिया, बच्चे बच्चे फिर रहे हैं, ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? ये भी किसी अस्पताल से कहेंगे कि मेरी हत्या होने की आशंका है। भारतीय जनता पार्टी और ये मेरे भाई गोरक्षक दल वाले थे, इन्हें पता लग गया होगा कि गोरक्षा के नाम पे इन्होंने जो कुछ करा, भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक के नाम पे सब बेचने का काम करते हैं। वतन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, वतन के लुटेरे ये सब कुछ बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये भाषण का मंच नहीं है, अपने पॉइंट्स को रखिए। लाशों पे चढ़कर गाय के टुकड़े करके इन्हें अगर वोट मिलती है तो इन्होंने क्या किया है? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इसके बारे में पूछिए। सुनिए, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है समीर भाई, इसके बारे में पूछिए इनसे पहले। स्टैंड तो क्लियर, मुझे लगता है स्टैंड सबका क्लियर है कि एक सेंट्रल कानून बनना चाहिए। वो भी यही कह रहे हैं, गाय की हर कोई इज्जत करता है और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो इज्जत की पात्र है। सेंट्रल कानून बनना चाहिए, पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए, ये बात तो हर कोई कह रहा है। ये बात अब हर कोई कह रहा है। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मेरे पास ज्यादा वक्त होगा, आपके पास बोलने के लिए ज्यादा वक्त होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो गाय क्या इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ सियासी जानवर बनकर रह गई है? और नेताओं के नफरत भरे बोल पर आखिर कब लगेगी पाबंदी? क्योंकि इसी मसले पर आज मौलाना साजिद रशीदी, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की है। रशीदी साहब, आज जब आप मुलाकात के लिए गए और आपने इस मैटर को देश के प्रेसिडेंट के सामने उठाया, तो उनका क्या रुख था? क्या उन्होंने माना कि हाँ, कि ये एक प्रॉब्लम है और इस समस्या को दूर करना चाहिए? समीर भाई, जब मैंने उनसे बात की जी, करीब 20 मिनट हमारी उनसे मुलाकात रही। इस मुलाकात के बीच जितनी गंभीरता के साथ उन्होंने इन बातों को सुना है, जितना ध्यान लगाकर इन बातों को उन्होंने सुना है, मुझे लगता है कि वो आदमी अंदर से कहीं ना कहीं इस बात के लिए चिंतित है कि देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा, सारी बातें सुनने के बाद, कि साहब मैं आपके इस लेटर को, आपकी इस बात को अपनी सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा
और इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। आपने फोकस किस बात पर किया था? ये जो बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाली बात जो करते हैं कुछ विनय कटियार जैसे नेता, इन तमाम बातों का जिक्र हुआ क्या? नफरत भरे बोल जो कुछ नेता बोलते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनका जिक्र हुआ? मैंने शुरुआत यहां से की समीर भाई, कि देखिए नफरत की बातें तो हमेशा से होती चली आई हैं, पिछली सरकारों में भी हुई है, लेकिन पिछले 4 साल से कुछ ज्यादा हो गई और उनकी इंतहा यहां तक पहुंच गई कि एक आदमी बाकायदा सरेआम एक मुसलमान का मर्डर करता है, कुल्हाड़ी से उसको जेल में डाल दिया जाता है, वहां से भी वो एक वीडियो अपलोड कर देता है, शंभूनाथ रेगर वाला मसला। और फिर मैंने एक वीडियो उनको दिखाई कि एक 10 साल का बच्चा वो बाकायदा ये कह रहा है कि मुझे यहां इस मंदिर में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मुसलमानों के खिलाफ तुम्हें लड़ना है, क्योंकि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान देश का गद्दार है, मुसलमान देश में रहने के लायक नहीं है, इन्होंने तो अपना पाकिस्तान ले लिया था। मैंने ये सारी बातें उनसे कही तो वो इतने चिंतित थे अंदर से। लेकिन सवाल ये है सर, आप भी जानते हैं कि राष्ट्रपति की कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं, कुछ अपनी बातें होती हैं, सरकार उनकी बात को कितना गंभीरता से लेगी ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन अंदर से वो आदमी कहीं ना कहीं इन बातों से जुड़ा हुआ था। दलितों के ऊपर जब मैंने बात की तो आप यकीन जानिए कि उनके इमोशन देखने के लायक थे। आज दलितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के बनाने में, इस देश को सजाने और संवारने में तमाम समुदायों का, तमाम जातियों का, तमाम मजहबों का पूरा योगदान है। बिल्कुल, और किसी को नकारा नहीं जा सकता। कितना खूबसूरत, इसीलिए सारी दुनिया में हमारे मुल्क की सराहना होती है कि ये गुलदस्ता है, हर तरह का मजहब के मानने वाला, देश के मानने वाला, जाति पाति का हर आदमी यहाँ रहता है और खुशी के साथ रहता है। राजीव पांडे साहब, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? और ये जो चिंता है कुछ लोगों की, और जो देश में तमाम घटनाएं पिछली हुई हैं जिन्होंने ये चिंता पैदा की है, उसको खत्म करने के लिए कोशिशें होनी चाहिए, मानेंगे आप? बिल्कुल परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इस पर कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन मैं पहले मौलाना रशीदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बार बार मुसलमान के साथ दलित को क्यों जोड़ते हैं? ये इनकी राजनीति है, ये डिविसिव राजनीति है इनकी। दलित की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है ना, ये दलित को बार बार हिंदू से अलग करने की कोशिश करते हैं, ये एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये 4 साल पहले क्यों नहीं गए थे डिमांड करने के लिए? नहीं हुई, ये जहां हुई है अरेस्टिंग हुई है, ये तो सारी घटनाओं को मिलाकर बात कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए तो बहुत जगह ब्राह्मणों की भी पिटाई हुई है, बहुत जगह राजपूतों की पिटाई हुई है। ये बकवास है। एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। अच्छा, नहीं, आप एक मिनट चुप रहिए। उनकी पूरी बात सुन लीजिए, राजीव पांडे की पूरी बात सुन लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए आप। देश में पॉइंट है आपकी बात में। हाँ, ब्राह्मणों के साथ हत्या होती है, राजपूत, ये जातिगत है। हाँ। ये मुसलमान जो लोग काम कर रहे हैं कहीं और इशारे पर, वो हिंदुओं में विभेद पैदा करने के लिए दलित राजनीति करते हैं। पहला मेरा ये सवाल था, ये जवाब है। दूसरी बात, ये जो अभी ये गए राष्ट्रपति भवन, 65 साल में क्यों नहीं गए थे कभी मांगने के लिए? ये मोदी इफेक्ट है, ये मोदी सरकार का इफेक्ट है कि लोगों को रहने लगने लगा है कि अगर हिंदुस्तान में हम गौ हत्या करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगी, और पुलिस का जो एक्शन है इसकी वजह से अब ये झुंझुन्ना लेकर के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। बताएं पहले क्यों नहीं गए? नहीं राजीव पांडे साहब, मैं ये बात समझा नहीं आपकी। मौलाना रशीदी अगर किसी बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके मन में एक डर है और वो राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से अपनी बात कहते हैं, आप कह रहे हैं ये मोदी सरकार का इफेक्ट है? मैं जवाब देता हूं, इसका क्या मतलब हुआ राजीव पांडे? मैं 2 बातें कह रहा हूं। इन्होंने जो गो हत्या बंद कराने की जो बात की है, ये मोदी सरकार का इफेक्ट है। गो हत्या बंदी की जो मांग कर रहे हैं, ये मोदी सरकार का इफेक्ट है, ये मैंने कहा है। और दूसरी बात, ये देश की छवि खराब करना चाहते हैं, इसलिए ये जवाब दे रहे हैं कि देश में मुसलमान। पांडे जी सुनिए, ठीक है, अब जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए। पांडे जी जवाब सुनिए, पांडे जी जवाब सुनिए, 1 मिनट सुनिए। मोहम्मद अब्बास साहब 1 मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। ऐसे आपकी आवाज जाएगी नहीं। पांडे जी सुनिए जी। नंबर 1 तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूं। मैं इमामों का प्रेसिडेंट हूं,
मेरे साथ इमाम लोग थे। मेरा कोई मोटिव इसमें नहीं है कि दलितों को मैं कहीं ना कहीं सरकारी तौर पर या सियासी तौर पर जो है हिंदुओं से अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे सामने किसी ब्राह्मण की ऐसी बात होती तो मैं उसको भी उठाता, नंबर एक। दूसरी बात, नहीं वो कह रहे हैं आप इसलिए सियासत कर रहे हैं ना, आप दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जोड़कर ये दिखाना चाहते हैं कि इन दोनों पर अत्याचार हो रहा है। नहीं, बहुत सारे अलग जाति के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, उन पर भी अत्याचार हो रहा है, उनका जिक्र आप नहीं करते। समीर भाई, मैं उस पर भी इतनी चिंता व्यक्त करता हूं। मैंने उनसे ये कहा है कि देश में नफरत की बातें नहीं होनी चाहिए। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सब लोगों ने इसमें कुर्बानियां दी हैं, इसलिए इसमें किसी भी जात पात या धर्म या भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने ये बात कही है। दूसरी, अभी इन्होंने एक हिटलर शाही बात कही है कि ये मोदी जी का इफेक्ट है, ये वहां जो पहुंचे हैं ये डर गए हैं। इसका इनका कहने का मतलब ये है कि ये मुसलमान मोदी जी से डरे हुए हैं, इसलिए लोग नहीं, वो इनका मतलब ही यही है, इनका मतलब ही यही है। ये हिटलर शाही लोग हैं, इनकी बात बात में डराने और नफरत की राजनीति है, इनकी बात बात में। आप सोच लीजिए इस बात को, आप क्यों डर रहे भाई? अगर दलितों की बात में उठा रहा हूं तो आपको डर क्यों लग रहा है? अगर दलितों की आवाज में उठा रहा हूं तो आपको डर क्यों लग रहा है? आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि दलितों के साथ सहारनपुर में, अलीगढ़ में, उन्नाव में और दूसरी जगह पर जो है उनके साथ अत्याचार हुआ है? आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते उस बात को? और ठाकुरों ने किया है, आप क्यों नहीं कहते उस बात को? आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। यही तो सवाल ये है कि जो भी प्रवक्ता बैठता है बीजेपी का, वो डिफेंसिव हो जाता है, सवाल का जवाब नहीं देता, वो डिफेंसिव हो जाता है और अपने आप को डिफेंस करने लगता है। मेरा मानना यह है जब तक आप लोग डिफेंसिव न होकर सही बात को समझकर उसका निर्णायक कोई फैसला नहीं देंगे और इस बात को सरकार तक नहीं पहुंचाने का काम करेंगे, उस वक्त ये नफरत फैलती रहेगी। जितने प्रवक्ता नफरत फैलाते हैं इससे कहीं ज्यादा देश में आग लग रही है। ठीक है चक्रपाणी महाराज, मुझे ये बताइए, आपने अल्टीमेटम तो दे दिया, ठीक राजीव पांडे जी, चक्रपाणी महाराज आपने अल्टीमेटम दे दिया कि 2019 में जनता हिसाब करेगी, इसका बदला लिया जाएगा, जो वादा खिलाफी की जा रही है। क्या तैयारी है आपकी? कैसे मुकाबला करेंगे आप बीजेपी का जी, और कैसे जवाब देंगे? देखिए समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो रशीदी साहब ने भी जिस प्रकार से गोरक्षा पे समर्थन किया है, मैं इनको बधाई दूंगा, और जमीयत उलेमा हिंद के भी अध्यक्ष ने जैसे किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं ये मोदी इफेक्ट नहीं, और इसको इस तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये इनका धार्मिक इफेक्ट है। ये लोगों का विश्वास और प्रेम की भावना का सम्मान करने वाला इफेक्ट है, जिससे रशीदी साहब हो या और भी कोई उलेमा जाकर के गोरक्षा की बात करता है। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं, और ये मोदी सरकार की निकम्मापन है कि अभी तक गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बनाया, और जबकि इसी के नाम पे हमने वोट दिया था, हमने खुद समर्थन किया था। और आंसू जी देखो बैठे हुए, आंसू मोंगिया, ये बहुत अच्छे गोभक्त हैं, इन्होंने पूरे सैकड़ों केस इन पे लदा पड़ा है। आज पूरे देश के गोभक्त चाहे कोई भी हो, आज रो रहा है कि आखिर गोरक्षा केंद्रीय कानून क्यों नहीं बन रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया जी से अभी हमारी बात हुई कुछ दिन पहले, जब हमारी उनकी मुलाकात हुई, उनको सिर्फ खतरा इसीलिए परेशानी किया जा रहा था सरकार के द्वारा क्योंकि गोरक्षा केंद्रीय कानून की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि तुम इसकी बात मत करो। यानी आज देश का मुसलमान बात कर रहा है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बना लो, हिंदू बात कर रहा है, सिर्फ सरकार को छोड़ा के बाकी सब बात कर रहा है। आज देखो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वयं कहता है कि जी मैं गो मांस खाता हूं। एक दादरी में पता नहीं किस चीज का मांस खाया, उसको पीट पीट के लोगों ने मौत की सजा दे दी। एक गृह राज्य मंत्री कहता है जी मैं गो मांस खाता हूं, लेकिन किसी विश्व हिंदू परिषद या किसी बीजेपी के नेता ने उसने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। सवाल इस बात का है कि क्या 2014 में हमने समर्थन इसलिए दिया था कि गो मांस खाने वाले को आप मंत्री बनाओ, केंद्रीय कानून नहीं बना पा रहे हो, नहीं बनाओ, क्या गो मांस खाने वाले को मंत्री बनाओ और मुसलमान को दोषी दोगे? रशीदी जी को कहोगे कि आप डर गए हो? कोई अगर जो मुसलमान समर्थन दे रहा है गो पे तो कहते हो कि डर गए हो, इसका मतलब आप चाहते हो कि वो गो रक्षा का समर्थन न करे, वो गो रक्षा केंद्रीय कानून का समर्थन न करे। 3 तलाक को तुम्हें संसद में लाने का समय है, राज्यसभा में जानते हो गिर जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अगर गोरक्षा केंद्रीय कानून के लिए बिल लाए, सभी पार्टी
पार्टियां समर्थन करेंगी, लेकिन ये लाना नहीं चाहते, जानबूझ के लाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि विवाद बना रहे ताकि किसी प्रदेश से कोई कहीं गौ आए और देश में दंगे हो जाए। हम सत्य की बात देखिए, हम धार्मिक बात है, हम सनातनी है। और आपको समीर जी आप पूछ रहे क्या तैयारी, सनातन यात्रा पूरे देश में निकालेंगे और बताएंगे कि बीजेपी किस प्रकार से सनातनी धर्मियों की, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। राम मंदिर तोड़ दिया, राम की गुम्बद तोड़ दिया, राम की शिखर को तोड़ दिया, गो हत्या करवा दिया। गो आज भी जितनी सरकार में, आज ये देखो पाकिस्तान को कई लाख टन गोमांस निर्यात किया, आखिर किसने किया? क्या कौन सी सरकार, किसी मुसलमान ने किया क्या? नायर साहब, देश की सरकार ने किया। शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जो आपकी अंतरात्मा जागी या नहीं जागी, प्रवक्ता जो एक लाइन बोलना विश्व हिंदू परिषद या विश्व हिंदू परिषद सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है, बीजेपी को मुद्दों पर आना चाहिए नहीं है। प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि हमने मोदी सरकार इसलिए थोड़ी बनवाई थी कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बने, हमने तो बनवाई थी राम मंदिर के लिए, गौरक्षा के लिए। आप उनकी बातों को भी अनसुना कर रहे हैं। आप तो अध्यक्ष को तो साइड कर दिया गया जी। हाँ नायर साहब बोलिए। मैं देखिए अंग्रेजी में हेलो, हाँ अंग्रेजी में एक शब्द है विक्टिम क्राई। समीर जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी हाँ, विक्टिम क्राई यानी कि अपने आप को केवल हमेशा पीड़ित बताना। उलेमा साहब की मैंने बात सुनी, वो बड़ी होशियारी से दलितों को अपने साथ जोड़ करके जिस तरह से वोट बैंक के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ठीक है, वो करते रहें। दलित हमारे भाई है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू सोदरा न हिंदू पतितो भव मान के चलता है, और इसमें आप दलित भाइयों को भड़का नहीं सकते, बहका नहीं सकते। मेरे तो आप भी भाई हो। रही बात बार आप विक्टिम क्राई सुनिए, मौलाना सुनो, भाई मानता हूँ आपको। हाँ तो अरे आप बोल रहे थे तो मैं, ये हमारा मजहब है। आप जब बोल रहे थे जहर नहीं उगलते। हाँ बोलिए, हम जहर नहीं उगलते। या तो आप बोलो या मैं बोलूं। अरे आप बोलो या मैं बोलूं। बोलिए। आप देखिए, सबसे पहले मैं बहुत ही स्पष्ट कर दूं, हम लोग बिल्कुल स्पष्ट है। गौ रक्षा पे कानून बननी, गौ हत्या पे कड़ी कानून बननी चाहिए। भारी से भारी सजा इसमें होनी चाहिए। गौ तस्करी बंद होनी चाहिए। ये आप लोग जो जिस प्रकार के मैंने कहा विक्टिम क्राई, केवल और केवल पीड़ित होने का ये आभास दिलाया जा रहा है, वो गलत बात है। अरे लेकिन सरकार से हथियारों के साथ बंद कर दिया है आप लोगों ने, लगातार अटैक, यही तो बात हो रही है। चक्रपाणी महाराज, मौलाना रशीदी, मौलाना मजली, सबको ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये तो आपका काम था। आप बड़े बड़े दावे करते थे कि हम कानून बनवाएंगे। क्यों नहीं आप लोग आगे आ रहे? आप लोग एक बार आगे आइए। मैं आता हूं पांडे जी, इसके बाद नायर साहब पहले अपना पॉइंट क्लियर करें। आपको किसने कह दिया कि हम काम नहीं करें? नहीं कहीं नहीं हो आगे। ये कहने वाली, ये पेपरों वाली या टीवी पे आके बातें बोलने वाली, वहीं तक आप सीमित हो। प्रैक्टिकली आप लोग कहीं नहीं हो इस बात को लेकर। ये झुटलाओ मत इस चीज को। जो जेन्युइन चीज है वो जेन्युइन चीज है। इसीलिए यहाँ पर आके जिसको कहते हैं ना हवाई फायर, वो सिर्फ हवाई फायर करके ये मत बनाओ, दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ कि विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा के लिए आगे आई हुई है, गौरक्षा कर रही है या कुछ का बातें है। और ठीक है, आगे वहां पर बैठ लिए, टीवी वाले बुला लेते हैं, कमिटेड है, बिल्कुल हम परिषद का आप लोग आगे बड़ी बड़ी बातें कर देते हो। इसके अलावा कुछ नहीं। राम मंदिर का बता दो, क्यों पीछे हट के बैठे हो, क्यों बैठ मार बैठे हो, क्यों नहीं आगे आके राम मंदिर के लिए बैठ जाते दिल्ली के अंदर में, सब जगह में, कि मोदी जी याद करिए आपने कहा था सरकार आएगी तो राम मंदिर बनाएंगे बिना किसी फिल्म के। क्यों नहीं राम मंदिर के लिए भी आगे आगे बैठ जाते? उस समय चुप होकर बैठ जाते हो आप लोग। आप बातें करते हो बड़ी बड़ी बेवकूफ बनाने को दुनिया को। सिर्फ चंदे उठाने थे राम मंदिर के नाम पे, सिर्फ चंदे उठाने गौरक्षा के नाम पे। ये आप लोगों की असलियत है। आप राम मंदिर फालतू की बातें करते हो। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया। अगर वही चीज होने वाला है, वहां आगे आप लोग होगा। बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, मुस्लिम गलत है, ठीक है, हम राम मंदिर गौ हत्या कानून के लिए कटिबद्ध है। क्यों नहीं कैश करते उनकी उस बात को? क्यों नहीं उन लोगों की बात को लेके आगे बढ़ते कि लो मोदी जी, अब तो मुस्लिम समाज भी सारा आगे खड़ा हो गया साथ में। अब तो कम से कम केंद्रीय कानून बनाने के लिए आप एक बार बिल तो ले आओ। बताइए राजीव पांडे साहब, लोगों के इमोशंस आप देख रहे हैं इस मसले को लेकर। चक्रपाणी महाराज जी ने जो कहा कि होम मिनिस्टर ने कहा था 27 मई 2015 को, उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आई ईट बीफ। उन्होंने कहा था कि आई वॉज मिसकोटेड। तो चक्रपाणी जी पहले ये नहीं कहे
किरण रिजिजू के बारे में। पहली बात तो ये। जहां तक कानून बनाने की बात है, ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया। मैं कह रहा हूं कि जिस जिस स्टेट में हमारी सरकार आई वहां पर सख्त कानून बने, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो। देश भर में कानून बनाने की बात है। सरकार नहीं है। देयर इज सम लीगल इशू। हरियाणा की बात मत करके दिखाओ, हरियाणा की बहुमत की सरकार नहीं है। बांग्लादेश आज तक जारी है, कोई रुकी नहीं है तस्करी। कानून और उसका इम्प्लीमेंट करवाना अलग बात होती है। इम्प्लीमेंट नहीं करवाया हरियाणा सरकार बिल्कुल फेल है इम्प्लीमेंट करवाने में। अभी तक इनका स्टैंड नहीं है। आप जाओ सबूत के तौर पे जाके देखिए, माननीय हंसराज अहीर जी तो खुद देख चुके, उन्होंने तो इंक्वायरी करवा ली हमारी दी हुई कंप्लेंटों पे भी, कि जाके एक बार बांग्लादेश बॉर्डर पे देख तो लो, असलियत आपको दिख जाएगी पूरी। आशु ठीक है। राजीव पांडे साहब, आप जो कह रहे थे नहीं सुन पाए, आप रिपीट करें प्लीज। आशु, मैं क्या कह रहा हूं, सैकड़ों गाड़ियां तो मौलाना साहब आप कर क्या रहे हैं? जो होम मिनिस्टर साहब ने जो कहा था उसको रिट्रैक्ट किया है। उन्होंने कहा मैं क्या कह रहा हूं, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, गौशाला से बेची जाती है, गौशालाओं से बेची जाती है सैकड़ों गाड़ियां। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप माता को खुद बेच रहे हो, हरियाणा में जाके देखो, सारे गौशालाओं से गाड़ियां भर भर के बेची जा रही है। देखिए इनकी बदतमीजी आप देखिए इस मौलाना की। ये कह रहे हैं माता को बेच रहे हैं। 5,000 रुपए में ये इनका रियल चरित्र है समीर भाई। 5,000 ये बुड़का डाल करके गए थे आज राष्ट्रपति भवन। ये वो हत्या के खिलाफ नहीं है। देखिए इनकी आवाज, ये कह रहे हैं आप माता को बेच रहे हैं। ये जो हैदराबाद का जो गुंडा ओवैसी का जो छोटा भाई है उसकी लैंग्वेज है, ये उसकी लैंग्वेज है, ये उसकी लैंग्वेज है। ये कह रहे हैं आप माता को बेच रहे हैं, इनके लिए माता नहीं है। ये क्या नाटक करने गए थे राष्ट्रपति भवन? अरे क्यों गए थे नाटक करने राष्ट्रपति भवन? क्या 5,000 रुपए में क्यों नाटक करने गए थे राष्ट्रपति भवन? मौलाना साहब, चलिए ठीक है। मौलाना साहब क्यों गए थे नाटक करने राष्ट्रपति भवन? हम आपके चरित्र को जानते हैं, आपके बारे में पता है हमें कि आप क्या करने गए थे। आप राजनीति करने गए थे। आप लोगों का पेरोल खत्म हो गया है, समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई। ठीक है ठीक है। मोहम्मद अब्बास साहब, कुल मिलाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जिसके चलते ये मांग नहीं मानी जा रही। क्या समझ में आता है आपको? क्योंकि अब तो हर कोई कह रहा है कि यहां सेंट्रल कानून होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वोट के इर्द-गिर्द भारतीय, देखिए समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जब सब लोग चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क में बैन लग जाए तो ये राज्यों सरकारों का मसला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि खट्टा खट्टा सपोर्ट करेगी, थू और मीठा मीठा गप सपोर्ट करेगी। अभी पांडे जी कह रहे थे कि जहां सरकार है वहां कानून है। हाँ, ये बताएं कि गोवा में कोई कानून बनाया इन्होंने गौ का? गौ हत्या नहीं होगी गोवा में कोई कानून बताया ना कि गोवा में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। आप कह रहे हैं मेघालय के चुनाव को देखते। अरे समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताइए। अखिलेश सरकार तो है आपकी वहाँ पे, हत्या प्रतिबंध है, जबरदस्ती की सरकार तो लाठी डंडे की सरकार तो आपकी वहाँ पे है या नहीं है? गोवा के कानून में ये दे रखा हुआ है। मेघालय में आप कह रहे हैं कि हम गोमांस की आपूर्ति कराएंगे, स्लॉटर हाउस खुलवाएंगे। समीर भाई, भारतीय जनता पार्टी का 100% मुद्दा चुनावी और वोटी होता है। वोट के इर्द गिर्द इन्हें जो भी कुछ करना पड़ जाए, देश बेचना पड़ जाए। अभी राफेल सौदा हुआ, 500 करोड़ का जहाज 1500 करोड़ तुम्हारी समझ से ऊपर है राफेल का। मोहम्मद अब्बास साहब, आपकी समझ से ऊपर है राफेल का मुद्दा। आपको समझ में नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के लोग हैं आप। 22,000 करोड़ का गौरक्षा बिल लेकर आती है, समाजवादी पार्टी बात की जाती है। राफेल डील के बारे में बात समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर कीजिए मोहम्मद अब्बास, समाजवादी पार्टी अगर देश में होगी गौ रक्षा का आता है तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन करेंगे, सब लोग समर्थन करेंगे, समर्थन करेंगे। ठीक है, सपोर्ट करेंगे। आशु को कह रहे हैं हम भी सपोर्ट करेंगे। समीर भाई, आज एक चीज की कमी है कि आज कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो मैं तो उससे भी रिक्वेस्ट करता कि 7 नवंबर 1966 को किए हुए पाप धो लो। कांग्रेसियों बीजेपी वालों का इस मुद्दे पे साथ दे दो, फिर बीजेपी बताए कि सब लोग आए, वो भी आए, वो भी अपने पाप धोए। जो इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी गौ भक्तों पे, वो भी अपने पाप धोए। मैं तो उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आओ बीजेपी के, अगर बीजेपी वाले बिल लाने को तैयार है, सपोर्ट करो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ, गौ माता के लिए
गो हत्या बंद करवाओ। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ सब कह देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों वाले, लॉलीपॉप चुसवा देते हैं सब गो भक्तों को भी, लेकिन आगे आके प्रैक्टिकली कोई नहीं आना चाहता, सब गायब हो जाते हैं। चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे ये बैठे सपा के प्रवक्ता बोल रहे हो, कोई भी नहीं आगे आएगा। आज भी जितना मर्जी कोई बोल रहे, कोई नहीं आने वाला। अभी थोड़े दिन पहले 18 तारीख को 1 फरवरी में यहाँ प्रोग्राम हुआ था दिल्ली के अंदर में, तब जाके क्या हाल हुआ है गो भक्तों का, कितनों के सर फोड़ दिए गए, वो सबको मालूम है। साहब, इसका एक मतलब क्या ये नहीं है जिस तरह से वीएचपी और बजरंग दल वाले लोग गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए नजर आए, जो इतने सारे केसेस हुए, तमाम लोगों की जान भी गई, पहलू खान उनमें से एक था। अब क्या दरअसल मन में गौरक्षा थी ही नहीं? क्या मन में गौरक्षा थी ही नहीं? आज वो संगठन क्यों नहीं साथ खड़ा हो रहा है, जब सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई एक सेंट्रल कानून बनना चाहिए ताकि पूरे देश में पाबंदी लग जाए, बात ही खत्म हो जाए? समीर भाई देखिए, सारी बात जो है मन से होती है। अगर मन में आत्मा शुद्ध है तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान नजर आता है। अगर आत्मा शुद्ध नहीं है तो फिर आदमी मंदिर में बैठकर भी पाप करता है, मस्जिद में बैठकर भी पाप करता है। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर पाप कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, गाय में इनकी आस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं जी, लेकिन क्या हिंदू धर्म या सनातनी धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप गाय के लिए किसी आदमी का खून कर दें, किसी आदमी का मर्डर कर दें? क्या धर्म ये सिखाता है? धर्म ये नहीं सिखाता। धर्म ये कहता है कि पाप को रोको, पापी को मत मारो, पापी को भी सीधे रास्ते पर लेकर आओ, पापी को भी समझाओ कि ये तुम पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हाँ। ये तो सब सियासत है, राजनीति है और गुंडागर्दी की दुकान खोल रखी इन लोगों ने गाय माता के नाम पर। मेरा मानना यह है, देखिए, आस्था का ख्याल हम हिंदू भाइयों का रखें, हिंदू भाई हमारी आस्था का ख्याल रखें, अच्छी बात, जब ही ये देश जो है उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। मैं चक्रपाणी महाराज की बात से बहुत सहमत हूं और बहुत ज्यादा सहमत हूं, और मैं चाहता हूं कि चक्रपाणी महाराज हम जैसे लोगों को, जमीयत उलमा को साथ लेकर इस पर एक अभियान शुरू करें और इस पर जो है एक देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करें ताकि बीजेपी मजबूर हो इस पर पूरे मुल्क में कानून लाने के लिए। यानी हम आपके साथ हैं। गौरक्षा के लिए कानून बनाने में आप पूरी तरह से चक्रपाणी महाराज हम हर तरह से साथ हैं। चक्रपाणी महाराज कुर्बानी देने के लिए तैयार। चक्रपाणी महाराज, ऐसी कोई कोशिश होगी क्या? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन भी साथ आने के लिए तैयार है, मुझे लगता है जमीयत उलेमा हिंद तो खुद मांग कर रही है। क्या आप लोग साथ आकर दबाव बनाएंगे क्या आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो ऐसे रशीदी साहब हो या जो जमीयत उलेमा हिंद के नेता हो, उन सबको हम तो खुद सैल्यूट कर रहे हैं कि देखिए, और वास्तव में मानना चाहिए कि इतनी साहस का काम है कि आगे बढ़ करके जिस प्रकार से गोरक्षा केंद्रीय कानून की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से चाहते हैं कि देश में सद्भावना हो, देश में किसी की भावना आहत न हो, तो ये तो सैल्यूट की बात की है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि मैंने अभी एक संसद की यूट्यूब पे देखा, समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता ने सुब्रमण्यम स्वामी से अब सरेआम वो स्पीच दिया कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रमाता के लिए भी मांग की। तो हर पार्टियां बात कर रही हैं, देश के मुसलमान चाहते हैं कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाए, लेकिन बीजेपी को कोई बोलने की तैयार नहीं। और विश्व हिंदू परिषद के जो नेता भी आते हैं, प्रवक्ता भी आ रहे हैं, वो तो बीजेपी की थर्ड क्लास के प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। वो सरकार की भी, अरे हिंदुत्व की बात करो यार, मोदी और शाह में ताकत नहीं, हिंदुत्व में ताकत है, और गोरक्षा के नाम पे बनी है सरकार, लेकिन ये सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं। अरे आप बात करो जो सच्चाई है। आज तो सरकारें 5 साल के लिए आती चली जाएगी, उसके बाद कौन तुम्हें पूछेगा? तो आप जब सरकार है तब बात नहीं करते, जब सरकार नहीं रहती तो कहते हो कि आप बहुमत आ जाएगी तो ये कर लूंगा, अगर जो आप प्रधानमंत्री बना दो तो ये बात कर दूंगा, और करना कुछ नहीं। तो सवाल इस, आप जयपुर में आप देखो, इतने, मैं गया था जयपुर के आगे हिंगोनिया गौशाला है समीर साहब, मैं आपको बताऊं वहां पे सैकड़ों हजारों गौएं मरी, ये मुंगिया जी जानते हैं वहां पे, और सरकारी गौशाला, वहां पे बीजेपी की सरकार है, वहां करोड़ों रुपया महीने आते हैं। आज जहां जहां गौशालाएं सरकारी चल रही हैं, वो इतने गौएं मरती हैं, और जानबूझ के, और कैसे मरती है? भूखे मार दिया जाता है। कैसी गौ को मां मानते हैं भाई? वहां की सरकारें बीजेपी की, और वहां पे सरकारी वो मरती है। जबकि आश्रमों में चले जाइए, आश्रम में संत भूखा मर जाएगा, लेकिन गौएं भूखे नहीं मरती।
तो ये स्थिति है। सवाल इस बात का है कि कथनी करने में कहीं अंतर है। और जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे कि रिजिजू साहब की सफाई दे रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि हाँ मैं गोमांस खाता हूं, और किसी की हिम्मत है तो हमें हटा के दिखाए और हमें कुछ करके दिखाए, सरेआम कहा था। और कभी उन्होंने अपने बयान को बदला नहीं, उन्होंने वो रहे। और एक बार भी विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी के नेता ने उंगली नहीं उठाया कि ऐसा क्यों आपने बोला। और कोई दूसरी बात कर ले, अगर रशीदी साहब के मुंह से कुछ जबान से कुछ निकल जाता उसके पीछे पड़ जाते। कोई क्योंकि मुसलमान है, क्योंकि दाढ़ी बढ़ाए, क्योंकि टोपी पहने हैं, मेघालय के नहीं होना चाहिए। गलत है। तो बाकी जो और तमाम लोग चक्रपाणी महाराज हो गए, रशीदी साहब हो गए, मदनी साहब हो गए, संत सभा, हिंदू महासभा, इन तमाम या आशु मोंगिया, इन तमाम लोगों की भावनाओं का भी ख्याल होना चाहिए ना। और इनसे तो आपने वादा किया था कि हाँ हम बनाएंगे कानून। राजीव पांडे, देखिए समीर भाई, एक ही बात को मैं आपको एक चीज बोल देता हूं। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ चलिए, मीडिया वाले भी थक जाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर गौशालाओं का हाल देख देख के। ठीक आशु। राजीव पांडे साहब, देखिए ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। चक्रपाणी जी को हरियाणा का कानून और महाराष्ट्र का कानून नहीं दिख रहा है। मैं मानता हूं उनकी बात को कि पूरे देश के लेवल पे कानून नहीं बना है, लेकिन मैंने उनको बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जहां भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है कि किस तरीके से गौ हत्या बंदी को रोका जा रहा है ना। गोरक्षा के नाम पर राजीव पांडे साहब कानून बनाने की बात हुई थी 2014 में, बांटने की कोशिश की जाती है, केंद्रीय कानून की बात टारगेट किया जाता है, कानून कहा जाता है कि भाई इसी समुदाय के लोग जो हैं वो गौ तस्करी में शामिल है। यहाँ पर लोगों को मिलाने की बात हो रही है, एक साथ आगे बढ़ने की बात हो रही है। इसीलिए आज मेरी डिबेट का मकसद भी यही था कि मैं बताऊं इस देश चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान सब इस मसले पर एक है। बहुत इसका मैं स्वागत करता हूं समीर भाई, आपका जो प्रोग्राम है कि जिससे हिंदू मुसलमान इस विषय पर एक तरफ आए, मैं उसका स्वागत करता हूं। और देश इस दिशा में बढ़ रहा है धीरे धीरे। आज की डेट में अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो 7 स्टेट्स और 2-3 स्टेट को छोड़कर के मोर देन 85% पे धीरे-धीरे 4 वर्ष हो गए है, कानून है। 6 महीने बाद फिर चुनाव की तैयारी हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आज के गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने की बात हुई थी 2014 में, और आपने एजेंडा में दिया था कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे। एक बड़ी बात गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बना है कि हिंदू महासभा और स्टेट में पहले से भी कानून कई स्टेटों में बने हुए हैं। सरकार एक साथ आकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए भी तैयार है। और मुझे लगता है गौरक्षा सेना जो है आशु मोंगिया की, वो भी इसमें इस कदम में साथ आएगी। तो कुल मिलाकर एक माहौल देश में बन रहा है, दबाव बन रहा है। अब जितनी जल्दी सरकार इस पर फैसला लेती है, कितनी जल्दी लेती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ETV उर्दू।